नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर का चुनावी मानचित्र फिर से तैयार किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त देशों के साथ कर संधियों पर कठोर रुख अपनाया। उड़ान योजना के तहत प्रति 4 मार्गों में से केवल एक मार्ग का उसकी 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद परिचालन आरंभ हुआ। एनबीएफसीज ने परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रोविजनिंग मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक से छूट की मांग की और सरकार ने भारतीय फुटवियर तथा चमड़ा विकास कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी। और आइए अब इस अंक की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर का चुनावी मानचित्र फिर से तैयार किया है। मौजूदा प्रारूप परिसीमन कार्यपत्र परिसीमन आयोग द्वारा साझा किए गए प्रस्तावों का दूसरा सेट है। प्रस्तावों के पहले सेट को क्षेत्रीय दलों ने अस्वीकार कर दिया था, इसीलिए मौजूदा कार्यपत्र में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए 9 सीटों और अनुसूचित जातियों के लिए 7 सीटों को आरक्षित करने का प्रस्ताव किया गया है। कुछ जिलों में एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव अपर्याप्त संचार सुविधा वाले भौगोलिक क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को संतुलित करने के लिए दिया गया है। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में। आपको बता दें कि वर्ष 2019 तक जम्मू कश्मीर में परिसीमन का कार्य देश के बाकी हिस्सों से अलग रहा था। जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों का परिसीमन भारत के संविधान द्वारा शासित था। इसके विपरीत राज्य की विधानसभा सीटों का परिसीमन जम्मू और कश्मीर के संविधान द्वारा शासित था। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया गया था और इसके बाद नवगठित केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी। ये परिसीमन भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। परिसीमन यानी कि सीमाओं का निर्धारण करना। संविधान के अनुच्छेद 327 के अनुसार परिसीमन किसी विधानसभा या लोकसभा सीट की सीमाओं को फिर से निर्धारित करने का कार्य है। ये उस निर्वाचन क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये कार्य एक परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस आयोग के आदेश कानून के समान प्रभावी होते हैं। इस आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 329 में किया गया है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक कर सुधार एवं द्विपक्षीय करारों से संबंधित है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त देशों के साथ कर संधियों पर कठोर रुख अपनाया है। वित्त अधिनियम 2020 ने लाभांश आय पर कराधान में संशोधन किया था। इस संशोधन ने कंपनियों द्वारा भुगतान किए जाने वाले लाभांश वितरण कर यानी डीडीटी को समाप्त कर दिया है। इस संशोधन के माध्यम से कराधान की एक क्लासिकल प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें केवल निवेशकों के हाथों में लाभांश पर कर लगाया जाएगा। इससे विभिन्न विदहोल्डिंग दरों वाले देशों में मौजूद अपतटीय निवेशकों के बीच लाभांश पर कराधान में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्लोवेनिया, लिथुआनिया और कोलंबिया के निवेशक लाभांश पर केवल 5% कर का भुगतान करते हैं। इनकी तुलना में मोस्ट फेवर्ड नेशन देशों के निवेशक 10 से 15% कर का भुगतान करते हैं। उदाहरण के लिए भारत नीदरलैंड के बीच दोहरा कराधान परिहार समझौते यानी DTAA के तहत 10% कर का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने टैक्स की विदहोल्डिंग के लिए समानता के सिद्धांत को प्रभावी बनाए रखा था। साथ ही ये निर्णय भी दिया था कि भारत नीदरलैंड DTAA के तहत मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड लागू रहेगा। समानता का सिद्धांत आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD के सदस्य देशों के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन खंड को लागू करने की अनुमति देता है। इस सिद्धांत की वजह से मोस्ट फेवर्ड नेशन देशों के निवेशकों ने भी मूल्यांकन के बाद 5% की दर से कम कर का भुगतान करना आरंभ कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने तर्क दिया है कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्राप्त देशों पर समानता का सिद्धांत लागू नहीं होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये देश भारत के साथ कर संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद ही OECD के सदस्य बने हैं। पूर्व में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के विपरीत CBDT ने नए रुख से भविष्य में इस विषय पर नए कानूनी विवाद शुरू होने की संभावना है।
और आइए अब चर्चा करते हैं उन शब्दावलियों की जो इस खबर के तहत प्रयोग किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत की। मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अधीन है। ये इस विचार पर आधारित है कि देशों को अपने सभी व्यापार भागीदारों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। WTO के मुताबिक सभी सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ मोस्ट फेवर्ड नेशन के रूप में समानता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरी मुख्य शब्दावली है लाभांश वितरण कर। ये एक तरह का कर है। ये कंपनियों द्वारा अपने मुनाफे में से शेयर धारकों के बीच वितरित लाभांश पर लगाया जाता है। दोहरा कराधान परिहार समझौता ये एक कर संधि है। ये संधि 2 या कई देशों के बीच संपन्न होती है। ये संधि करदाताओं को अपने स्रोत देश के साथ साथ अपने निवास वाले देश से भी अर्जित आय पर दोहरे करों का भुगतान करने से बचाती है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक परिवहन क्षेत्र से जुड़ी हुई है। उड़ान योजना के तहत प्रति 4 मार्गों में से केवल एक मार्ग का उसकी 3 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद परिचालन आरंभ हुआ है। नागर विमानन मंत्रालय के अनुसार क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत 94 उड़ान मार्गों ने 3 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्तमान में इनमें से केवल 22 मार्ग ही परिचालन में हैं। इसके अलावा एयरलाइंस और हेलीकॉप्टर परिचालकों को सौंपे गए 948 मार्गों में से केवल 403 मार्गों पर ही परिचालन शुरू हो पाया है। मंत्रालय के मुताबिक योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं। एयरलाइन व्यवसाय अब कठिन हो गया है। इसमें लाभ की तुलना में परिचालन लागत ज्यादा है। दिल्ली और मुंबई जैसे भीड़ भाड़ वाले हवाई अड्डों पर परिचालन स्लॉट की कमी है। इसके अलावा छोटे विमान उपलब्ध नहीं है। रखरखाव के मुद्दे भी विद्यमान हैं। विमानों के कलपुर्जे विदेशों से खरीदने पड़ते हैं और धन की कमी तथा भूमि की पर्याप्त उपलब्धता न होने के कारण हवाई अड्डों के विकास कार्यों को पूरा करने में देरी हो रही है। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना वर्ष 2016 में शुरू की गई थी। इसे क्षेत्रीय संपर्क योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य हवाई किराए को किफायती बनाना है ताकि आम जनता भी हवाई जहाजों में यात्रा कर सके। इसके अलावा ये टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए हवाई संपर्क में सुधार करने पर भी केंद्रित है। इस योजना के तहत एयरलाइंस को विमान में 50% सीटों के लिए प्रति घंटे की उड़ान के लिए प्रति सीट किराया निश्चित करना होता है। यह अधिकतम 2500 रुपए तक हो सकता है। इसके प्रतिलाभ में उन्हें कुछ अन्य लाभों के साथ साथ सरकार से व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण यानी वायबिलिटी गैप फंडिंग सब्सिडी प्राप्त होती है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। NBFCs ने परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानन मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक से छूट की मांग की है। NBFCs यानी गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिमों के लिए आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानन यानी IRACP के मानदंडों पर छूट की मांग की है। नवंबर 2021 में RBI ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें सभी बैंकों, NBFCs और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों को स्पष्ट किया गया था। इसमें कई प्रावधान शामिल हैं। NBFCs को ऐसे ऋणों को गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए जिनका 90 दिनों से अधिक समय तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। NPA के रूप में वर्गीकृत खातों को इस श्रेणी से तभी बाहर किया जाना चाहिए जब उधारकर्ता ने ब्याज और मूलधन की संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर दिया हो। ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं उधारकर्ताओं के खातों को नियत तिथि पर अपने कारोबार की समाप्ति की प्रक्रियाओं के अंतर्गत अतिदेय के रूप में चिन्हित करेगी। इसका उद्देश्य ऋण देने वाली सभी संस्थाओं को IRACP मानदंडों को लागू करने में एकरूपता लाना है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार NBFCs ये छूट क्यों चाहते हैं। दरअसल NBFCs के अधिकांश उधारकर्ता स्वनियोजित हैं या फिर वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME वर्ग से संबंधित हैं और वे आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं। इसके अलावा महामारी से उत्पन्न बाधा के बाद उन्हें अपने कार्यों को फिर से स्थिरता प्रदान करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। साथ ही देश भर के ग्राहकों को अपने भुगतान को व्यवस्थित करना होगा जिसमें समय लगेगा। NBFC कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। ये ऋण और अग्रिम प्रदान करती है। साथ ही शेयरों, स्टॉक, बॉन्ड, डिबेंचर, प्रतिभूतियों आदि की खरीद भी करती है। सरकार ने भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम को वर्ष 2026 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की। भारतीय फुटवियर और चमड़ा विकास कार्यक्रम यानी IFLDP का उद्देश्य चमड़ा उद्योग के बुनियादी ढांचे का विकास करना है। इसके अंतर्गत चमड़ा क्षेत्र के लिए विशेष पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करना,
अतिरिक्त निवेश को सुगम बनाना, रोजगार सृजन करना और उत्पादन में वृद्धि करना शामिल है। IFLDP को पहले भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक उपकरण विकास कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। विश्व में चमड़े या खाल के उत्पादन में भारत के चमड़ा उद्योग की हिस्सेदारी लगभग 13% है। विश्व के फुटवियर उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 9% है। IFLDP के तहत वर्ष 2021 से वर्ष 2026 तक के लिए कई उपयोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें शामिल है सतत प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संवर्धन। इस योजना के तहत प्रत्येक सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन यानी SPV को सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये राशि पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए कुल परियोजना लागत का 80% और अन्य क्षेत्रों के लिए 70% होगी। दूसरी योजना है चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास। इसके तहत क्षेत्रीय इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण या क्षमता विस्तार या प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए सहायता दी जाएगी। तीसरी योजना है संस्थागत सुविधा केंद्रों की स्थापना। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र और खेल परिसर की स्थापना करना, पारंपरिक लाइट फिक्सचर को LED लाइट से बदलने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करना। अगली योजना है चमड़े के फुटवियर और सहायक उत्पादों के मेगा क्लस्टर का विकास। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और उत्पादन श्रृंखला को एकीकृत करना है। इससे घरेलू बाजार और निर्यात की व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। एक अन्य योजना है चमड़ा और फुटवियर क्षेत्र में भारतीय ब्रांड्स का प्रचार। इसके तहत भारत सरकार कुल परियोजना लागत का 50% सहायता राशि के रूप में प्रदान करेगी। और अंतिम योजना है डिजाइन स्टूडियो के विकास के लिए सहायता। ये एक नई उपयोजना है। इसके तहत डिजाइन स्टूडियो वन स्टॉप शॉप की तरह होगा। ये डिजाइन, तकनीकी सहायता, गुणवत्ता नियंत्रण आदि सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करेगा। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार काउंसलिंग की शुरुआत की गई है। भारत में सैनिक स्कूलों का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1961 में भारत के रक्षा मंत्री VK कृष्ण मेनन ने प्रस्तुत किया था। सैनिक स्कूलों को रक्षा मंत्रालय के तहत सैनिक स्कूल सोसाइटी संचालित करती है। इसका उद्देश्य छात्रों को कम आयु से ही भारतीय सशस्त्र बलों में भर्ती होने के लिए तैयार करना है। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री ने सभी सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश देने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य भारतीय सेना में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। घोस्ट आर्मी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोस्ट आर्मी कांग्रेसनल गोल्ड मेडल एक्ट नामक एक विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक्ट घोस्ट आर्मी को मान्यता प्रदान करेगा। घोस्ट आर्मी अमेरिकी सेना की पहली सचल सामरिक छल इकाई है। घोस्ट आर्मी वो होती है जो कागजों में सूचीबद्ध होते हैं लेकिन वास्तव में मौजूद नहीं है। इन बलों या पुलिसकर्मियों की सूची या तो नकली नामों से भरी होती है या फिर इनमें लड़ाई में मारे गए उन लोगों का नाम शामिल होता है जो आधिकारिक तौर पर मृत घोषित नहीं किए गए हैं। घोस्ट आर्मी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तैनात किया गया था। अगला है ऋणात्मक बॉन्ड प्रतिफल यानी नेगेटिव बॉन्ड यील्ड। ऋणात्मक प्रतिफल वाले बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जो बॉन्ड के परिपक्व होने पर बॉन्ड धारक के लिए धन की हानि का कारण बनते हैं। कोविड-19 महामारी जैसे अस्थिरता वाले समय में ऋणात्मक प्रतिफल वाले बॉन्ड सुरक्षित परिसंपत्ति के रूप में खरीदे गए थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत कम ब्याज दरों के दौरान कई बड़े संस्थागत निवेशक सुरक्षा और लिक्विडिटी प्राप्त करने के लिए अपने निवेश पर ऋणात्मक रिटर्न को स्वीकार करते हैं। ये रिटर्न उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी और कॉरपोरेट बॉन्ड प्रदान करते हैं। वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश को अस्वीकार किया। वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित गैर व्यक्तिगत रक्षा निधि के वित्त पोषण पैटर्न को खारिज कर दिया है। मंत्रालय अब वित्त पोषण के नए विकल्प तलाश रहा है। 15वें वित्त आयोग ने इसे भारत के सार्वजनिक खाते में गठित करने की सिफारिश की थी। ये रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए आधुनिकीकरण कोष नामक एक समर्पित गैर व्यक्तिगत निधि होगी। मंत्रालय के मुताबिक राशि को सीधे एक गैर व्यक्तिगत निधि में डालना संसद द्वारा की जाने वाली वार्षिक जांच की उपेक्षा है। ये स्वस्थ संसदीय प्रथा के विरुद्ध है। माउंट एवरेस्ट का साउथ कोल ग्लेशियर। एक शोध में ये पाया गया है कि पिछले 25 वर्षों में माउंट एवरेस्ट के साउथ कोल ग्लेशियर की मोटाई में 54 मीटर से अधिक की कमी हुई है। 1990 के दशक से इस ग्लेशियर की हिम पिघल रही है। इसे बनने में लगभग 2000 वर्ष का समय लगा था।
ये ग्लेशियर समुद्र तल से लगभग 7,906 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी हिम के पिघलने की दर इसके बनने की दर से 80 गुना ज्यादा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,849 मीटर है। ये नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान है। अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान यानी इक्रीसेट। प्रधानमंत्री ने इक्रीसेट की 50वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने पादप संरक्षण पर इक्रीसेट की जलवायु परिवर्तन अनुसंधान इकाई और इक्रीसेट की रैपिड जनरेशन एडवांसमेंट फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया। इक्रीसेट की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। ये एक गैर लाभकारी और गैर राजनीतिक संगठन है। ये एशिया और उप सहारा अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों में विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। इसका मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। इसके 2 क्षेत्रीय केंद्र हैं, एक केन्या के नैरोबी में और माली के बमाको में। इसके अलावा नाइजर, नाइजीरिया, जिम्बाब्वे, मलावी, इथियोपिया और मोजाम्बिक में भी इसके कार्यालय स्थित हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व। बेहतर पर्यावास प्रबंधन ने सरिस्का में फिर से बाघों के अस्तित्व को संभव बनाया है। भूमि के सूखे भाग में विकसित घास भूमि पर्यावासों ने खुर वाले स्तनपायी जानवरों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराया है। इससे क्षेत्र में बाघों के लिए प्रचुर मात्रा में शिकार की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। वन प्रशासन ने वन के भीतर 10 अलग पर्यावासों पर नए जल स्रोत बनाए हैं। यहाँ सौर पंप आधारित ट्यूबवेल लगाए गए हैं। इससे दूर दराज के क्षेत्रों में भी जल की आपूर्ति की सुविधा मिलेगी। इससे ऊंचे क्षेत्रों में भी बिना डीजल पंप के शोर के जलापूर्ति की जा सकेगी। ये अतीत में वन क्षेत्र में होने वाले ध्वनि प्रदूषण को रोकने में सहायक होगा। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। एटलस क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग सिस्टम यानी एटलस। नासा ने क्षुद्रग्रह स्थलीय प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली यानी एटलस नामक एक क्षुद्रग्रह पहचान प्रणाली का वित्तपोषण किया है। ये प्रणाली पृथ्वी के निकट के पिंडों के लिए प्रत्येक 24 घंटे में पूर्ण अंधकारमय आकाश में अन्वेषण करने में सक्षम पहला सर्वेक्षण बन गई है। एटलस एक क्षुद्रग्रह प्रभाव प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने विकसित किया है। एटलस में अब 4 टेलीस्कोप्स को जोड़ा गया है। इससे इसकी पहुंच दक्षिणी गोलार्ध तक हो गई है। इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाई के लिए हलियाकला और मोनालोआ में मौजूद 2 टेलीस्कोप हैं। दक्षिण अफ्रीका और चिली में 2 अतिरिक्त वेधशालाओं को जोड़ा गया है। स्पुतनिक लाइट। भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्पुतनिक लाइट कोविड वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान की है। ये एक सिंगल डोज वाली वैक्सीन है। ये मंजूरी डॉक्टर रेड्डीज द्वारा इस वैक्सीन के 3रे चरण के क्लिनिकल परीक्षणों को पूरा करने के बाद दी गई है। ये वैक्सीन 80% से अधिक के संक्रमण पर भी प्रभावी है। ये वैक्सीन ह्यूमन एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। एडेनोवायरस आधारित टीकों में एक अलग प्रकार के वायरस के हानिरहित संस्करण का उपयोग किया जाता है। इसे वेक्टर यानी वाहक कहा जाता है। ये शरीर को सूचना प्रदान करता है। ये शरीर को सिखाता है कि बाद में वास्तविक वायरस के हमलों से बचने के लिए स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां कैसे बनाई जाएं। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ और 6 फरवरी 2022 को वे पंचतत्व में विलीन हो गईं। लता मंगेशकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता एक शास्त्रीय संगीतकार थे। लता मंगेशकर को उस्ताद अमान अली खान से संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था। उस्ताद अमान अली खान छज्जू खान के पुत्र थे। वे भिंडी बाजार घराने के संस्थापक थे। लता मंगेशकर स्वर कोकिला के रूप में विख्यात थी। उन्होंने 13 वर्ष की छोटी आयु में ही गायन शुरू कर दिया था। उन्होंने 7 दशकों से अधिक के अपने करियर में कई भारतीय भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए थे। उन्हें वर्ष 2001 में भारत रत्न, वर्ष 1999 में पद्म विभूषण और वर्ष 1989 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर अपने जीवन से हमें समर्पण और कठोर मेहनत के गुणों से प्रेरित करती रहेंगी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए और हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपना और अपनों का विशेष ध्यान रखिए। इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार।